बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आप सबका खुशामदीद है। आप इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं सलाम जे के नई दिल्ली स्टूडियो से। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर और मेरे साथ नई दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं खुशामदीद, मैं हूं आसिफ रशीद। सामीन नाज़रीन, आज की नशरियात में कुछ अहम बातें आपके साथ शेयर करनी है, कुछ मालूमात आपको देनी है। चूँकि मामला आलमी सतह का भी है, कुछ रैंकिंग सामने आई है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर कांग्रेस के खीमे की खबर आपको बताएंगे। फिर जब जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या कुछ सूरत हाल है, कुछ बयानात काफ़ी अहम है, उन बयानात का पस मंज़र क्या है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। और इंतज़ामिया कुछ 2-3 फैसले ले चुकी हैं, वो फैसले क्या है, उन फैसलों का असर क्या है, और आपकी शिनाख्त और एक और फैसला जो माना जा रहा है कि बिल्कुल सही नहीं है जी, वो भी लिया जा रहा है। क्यों सही नहीं है, क्या ये सही है नहीं है, उस पर आपकी आरा को लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें जो है 90 मिनट के प्रोग्राम में आपके सामने हम रखने की कोशिश करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आपका और हमारा राब्ता लगातार बना रहेगा। टीवी पर आप हमें देख रहे हैं, फटाफट से आप अपना मोबाइल उठाएंगे, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, यानी आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करेंगे। आप ट्विटर पर आएंगे, उसे सब्सक्राइब करेंगे। उसके साथ साथ आप इंस्टाग्राम पर भी हमारे साथ ज्वाइन करते हैं। आसिफ लगातार आपको वहाँ पर अपडेट करते रहते हैं और शाम को नशरियात भी वहाँ पर चलती है हमारी, किसी न किसी मेहमान के साथ, तो आप वहाँ पर भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर आइएगा ज़रूर। वहाँ पर आप खबर पढ़ भी सकते हैं और टेलीविज़न को देख भी सकते हैं, यानी दोनों चीज़ें बराह रास्त उस वेबसाइट पर आप आ सकते हैं और देख सकते हैं। तो ये राब्ते हैं आपके और हमारे बीच में। इसके अलावा आप मेल करेंगे हमें को आप मेल करेंगे तो gulistannews.in पर भी हमारा मेल आईडी लिखा हुआ है, उस पर आप मेल करेंगे हमें, ताकि अगर और कोई बेहतरी या कोई मामला ऐसा है जो आप हुकूमत तक पहुँचाना चाहते हैं तो ये राब्ते आसानी के साथ हमारे साथ हो सकते हैं। इन सारे ज़राइयों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग 9:30 पर जब आपके सामने दोबारा आएंगे ब्रेक के बाद, तो फिर आपके और हमारे बीच बराह रास्त बातचीत होगी, फ़ोन लाइन्स खोल दी जाएंगी और आप अपनी आरा हुकूमत तक पहुंचाएंगे। तो फिलहाल खबरों के सफ़र को बढ़ाते हैं आगे, और आज सबसे पहले एक रैंकिंग जारी हुई है, और ये रैंकिंग अमेरिका की तरफ से जारी कर दी गई, और मुख्तलिफ मुल्कों की फ़ौजें किस ज़ुमरे में है और किस दर्जे पर है, वो दर्जेबंदी की फ़हरिस्त जो है वो जारी कर दी गई है। ताकतवर तरीन अफवाज की ताज़ा रैंकिंग जारी कर दी गई है, और अमेरिका पहले, रूस दूसरे, चीन तीसरे और भारत चौथे नंबर पर आ चुका है। ताजा तरीन रैंकिंग में अमेरिका ने पहली पोजीशन हासिल की है, रूस दूसरे नंबर पर है, जो फौज की इस्लाहत जो अब तक लाई गई है या फौज के पास जो हथियार है, जो कारकर्दगी है, उसको सामने रखते हुए, और चीन ने तीसरा नंबर, जबकि भारतीय फौज टॉप 10 में एक बार फिर जगह बनाने में कामयाब हुई है, 5वें नंबर से चौथे नंबर पर, यानी एक रैंक नीचे आया। वहीं अगर ताजा तरीन रैंकिंग देखें जो ताकतवर तरीन अफवाज हैं दुनिया भर की, तो ताजा रैंकिंग में कुछ छोटे ममालिक भी आगे आए हैं। पाकिस्तान टॉप 10 में 17 से 15 और 15 से अब छलांग लगाकर वो टॉप 10 में जगह बनाने में कामयाब हुआ। वहीं इसके साथ साथ दीगर छोटे कई ममालिक जिनने टॉप 10 में जगह बनाई है, लेकिन सबसे बड़ी जो 4 ताकतें उभर कर सामने आई हैं नई रैंकिंग के मुताबिक, अमेरिका को पहला स्पॉट मिलेगा, दूसरे स्पॉट पर जहां पर रूस है, तीसरे पर चीन और भारत चौथे नंबर पर। पाकिस्तान ने भी टॉप 10 में जगह इस साल की ताजा रैंकिंग में बना ली है। आलमी सतह पर अफवाज की सलाहियत और कारकर्दगी के एतबार से जारी होने वाली दर्जाबंदी में दुनिया की ताकतवर अफवाज की 2021 की रैंकिंग जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक अमेरिका पहले, रूस दूसरे, चीन तीसरे नंबर पर है, जबकि रैंकिंग में भारत बदस्तूर चौथे नंबर पर है, जापान 5वें नंबर पर है। अलबत्ता पाकिस्तान जो इससे कबल 15वें नंबर पर था, उसने छलांग लगाकर 10वें नंबर पर आकर टॉप 10 में जगह पाई है। पाकिस्तान ने ईरान, इंडोनेशिया, इजराइल, कनाडा को पीछे छोड़ दिया है। ये जब ये पीछे छोड़ दिया है तो रैंकिंग की बुनियाद 50 से ज़ायद मामलात को ध्यान में रखते हुए किया गया है, और ये आलमी रैंकिंग जो है ये अमेरिका की तरफ से हर साल जो है वो जारी की जाती है। और फिलहाल जोग्राफियाई सूरत हाल, फाइनेंशियल पोजीशन, असलाहात और दीगर मामलात इसके ताबे रहते हैं जब यह रैंकिंग को जारी किया जाता है। तो इस तरीके से टॉप 10 में भारत बदस्तूर चौथे नंबर पर है, लेकिन पाकिस्तान
टॉप 10 में आने में कामयाब हुआ है और इस तरीके से उन्होंने कुछ मुल्कों को पीछे भी छोड़ दिया है। तो आलमी सतह पर अफवाज की सलाहियत और कारकर्दगी के एतबार से जारी होने वाली दर्जाबंदी दुनिया के सामने आ गई है। अमेरिका बदस्तूर नंबर 1 फौज बनी हुई है और दूसरी ताकतों में चीन और भारत का नाम भी सरफहरिस्त आप देख सकते हैं। तो ये ताज़ा रैंकिंग इस वक्त आई और बड़ी खबर इसको माना जाता है और पूरी दुनिया में इस पर तरह तरह से जो डिफेंस के लोग हैं वो इसको अपने अपने एतबार से देख रहे हैं और अपने अपने एतबार से इन खबरों पर तज्जिया और तबसरा भी सुबह से लगातार शुरू हो गया है। शाम होते होते क्या कुछ इसमें और मज़ीद बातें सामने आएंगी वो हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल खबर को बढ़ाते हैं आगे। इस रैंकिंग के बाद अब जरा बात करते हैं कांग्रेस की रैंकिंग की, क्योंकि कांग्रेस की बात करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और कांग्रेस जिस सियासी मुसीबत से इस वक्त दो चार है वो किसी से छुपी नहीं है। सियासत की जब हम बात करते हैं तो कांग्रेस के अंदर इस वक्त दड़बंदी, कांग्रेस के अंदर इस वक्त सूरत हाल जो है वो बिल्कुल भी मजबूत नहीं है और यही वजह थी मुल्क के अंदर जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी का नाम दिया जा रहा था लेकिन उसका कोई भी बड़ा फायदा कांग्रेस को नहीं मिल पाया। और अब जब ये पूरा मामला सामने आया था, अब ये माना जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर जो चुनाव होने थे उस पर कपिल सिब्बल ने एक बार फिर बयान दिया है और कहा है कि कांग्रेस अंदरूनी जमहूरियत का फुकदान है, वादे के बावजूद भी अभी तक आगे नहीं बढ़ा जा रहा है। कांग्रेस में सीनियर लीडरशिप की जो नाराजगी थी वो अब भी बरकरार है। अगस्त से महीने से जो नाराजगी शुरू हुई थी उसके बाद एक के बाद दूसरा बयान और अब पार्टी में इंतखाबात न होना मायूस कुन करार दिया है पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक मरकजी वजीर कपिल सिब्बल ने। और सोनिया गांधी ने जो पिछले महीने वादा किया था कि इंतखाबात होंगे, बड़े पैमाने पर तब्दीलियां होंगी पार्टी के अंदर, वो इंतखाबात न होना मायूस कुन है, जो खुद कपिल सिब्बल की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। साथ ही उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि जो इस वक्त टॉप टू बॉटम तब्दीलियों की जरूरत थी उसे लेकर बाज़ाब्ता मुशावरत हुई। पार्टी में इंतखाबात ना होना मायूस कुन इसलिए है क्योंकि सीनियर लीडरशिप को खुद पार्टी की अबूरी सदर सोनिया गांधी ने बुलाकर उनके साथ वादा किया था, बातचीत हुई थी अलग अलग पहलुओं पर और तफसील से बातचीत होने के बावजूद भी 1 महीना गुजर गया, कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट, कोई भी इस पर बयान, कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है, जो ना सिर्फ पार्टी के सीनियर रहनुमाओं बल्कि एक एक कारकुन के लिए मायूस कुन है। जहां पार्टी के अंदर तब्दीलियों की जरूरत है वहां पर टॉप लीडरशिप इस वक्त इंतखाबात का वादा करने के बाद भी खामोश बैठी है। लगातार कपिल सिब्बल उन लीडरों में माने जा रहे हैं जिन्होंने सबसे पहले कांग्रेस की जमहूरी निज़ाम पर सवाल उठाए थे और कहा था कि कांग्रेस की मजबूत लीडरशिप होना वक्त की ज़रूरत है और मुल्क के अंदर अगर लगातार इसी तरीके का निज़ाम चला तो कांग्रेस के लिए ये इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है। जब उनसे कल ये सवाल पूछा गया कि खबर ये है कि राहुल गांधी की वापसी होगी कांग्रेस सदर के एतबार से, तो उन्होंने कहा कि वो किसी फर्द के खिलाफ नहीं है बल्कि वो जमहूरियत की जड़ों को मजबूत करना चाहते हैं और कांग्रेस को मजबूत देखना चाहते हैं। अगर इस तरीके का माहौल बनता है और सामने आता है तो उस वक्त के निज़ाम को देखते हुए ही वो अपनी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल उनकी ये नाराज़गी जो है वो साफ एक बार फिर छलक रही है जब उन्होंने ये कहा कि जब ओपन डिस्कशंस हुए थे, डिबेट्स हुए थे, उसके बाद वादा किया गया था कि इस पूरे निज़ाम को बदला जाएगा और पार्टी को जिला से लेकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक, डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट से स्टेट और स्टेट से सेंट्रल कमेटियों तक जो है वो नए सिरे से रूफ फूंकने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है जिसकी वजह से पार्टी हर दिन कमज़ोर हो रही है। कपिल सिब्बल का बयान उस वक्त आया है जब लगातार ये अफवाहें गश्त कर रही है कि सोनिया गांधी एक बार फिर पीछे होकर राहुल गांधी को सामने कर सकती है और वो खबर आने से पहले ही कपिल सिब्बल का बड़ा बयान भी सामने आया। तो बढ़ते हैं जरा आगे, बात अब एक और बड़ी खबर की भी आपके सामने करते हैं और बात किसानों की करते हैं, क्योंकि किसान सरापा एहतजाज है और जहां कौमी तहकीकाती एजेंसी ने 50 से ज़्यादा अफराद के नाम नोटिसें जारी करते हुए उनसे पूछताछ की है और सिख फॉर जस्टिस और दीगर तंजीमों की मावनत और माली मामलात को लेकर उनसे पूछताछ हो रही है। वहीं पर यौम जमहूरिया पर दिल्ली में रैली करेंगे, यानी दिल्ली में उनकी अपने अंदाज में परेड होगी। इसको लेकर अब हतमी शक्ल और हतमी फैसला जो है वो किसानों ने ले लिया है, क्योंकि किसान ट्रैक्टर रैली की जो बात पिछले कई हफ्तों से चल रही थी उसको हतमी शक्ल दे दी गई और कहा गया कि अगर इसमें रखना डालने की कोशिश की गई तो अमन कानून की सूरत हाल पैदा हो सकती है।
54वां दिन है आज किसान तहरीक का। योम जमहूरिया पर दिल्ली कूच किया जाएगा, अपने हिसाब से ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी, लेकिन जो सबसे बड़ी तकरीब दिल्ली के लाल किले पर होगी, परेड होगी, उसमें किसी तरह का कोई खलल नहीं डाला जाएगा, यह सरकार को यकीन दिलाया गया है। मगर अगर किसानों को रोकने की कोशिश हुई तो ऐसे में इसके नताइज संगीन भी हो सकते हैं। किसानों की तरफ से इस बात को भी वाजे कर दिया गया। 53वें दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें बाकायदा रोड मैप तैयार किया गया, ऐलान कर दिया गया। अब तक जो कयास रैलियां लगाई जा रही थी कि ट्रैक्टर रैली होगी या नहीं, उस पर किसानों ने फिलहाल मोहर लगा दी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया है कि किसान ट्रैक्टर परेड पुरअमन तरीके से निकाली जाएगी। और साथ ही दूसरा बड़ा ऐलान, इस ट्रैक्टर परेड रैली के साथ साथ जो मसनूआत थी, जियो मसनूआत, उनको लगातार बाइकआउट का जो ऐलान है वो जारी रहेगा। और साथ ही साथ जो एनडीए के जो इत्तेहादी हैं, उनके खिलाफ एक मुहिम जो किसान तहरीक के दौरान ही शुरू हुई थी, उसको फिलहाल जारी रखने का ऐलान कर दिया गया। यौम जमहूरिया की तकरीब, यानी जो मरकजी तकरीब दिल्ली में सरकारी सतह पर होती है, उस पर किसी तरीके की रखना अंदाजी नहीं की जाएगी। ये कल किसान तहरीक से वाबस्ता लीडरों की तरफ से साफ कर दिया गया है। और कल जब उसके बाद ट्रैक्टर रैली होगी तो उसमें किसी भी जमात का कोई भी झंडा नहीं होगा, सिर्फ कौमी तिरंगा वहां पर लहराया जाएगा और हर एक ट्रैक्टर पर कौमी तिरंगा ही होगा। और किसी तरीके से कोई ऐसी तकरीर नहीं होगी जो मुल्क के खिलाफ होगी या मुल्क के अंदर फसादात को लिए जो जन्म देगी। इस तरीके की तकरीर करने की किसी को इजाज़त नहीं होगी। ये बात भी कल किसानों की तरफ से साफ कर दिया गया है। साथ साथ उन्होंने कहा है कि अगर जिस तरीके से किसानों ने पंजाब, हरियाणा और दीगर रियासतों से दिल्ली की ओर कूच करना शुरू किया है, वो अपने साथ देसी घी और दिए लाएंगे, जिन्हें वो वहां पर जलाएंगे जो इस वक्त अमर जवान ज्योति है। यानी अमर जवान ज्योति के पास दिए जलाने का प्रोग्राम किसानों की तरफ से किया गया है और उन 121 किसानों के लिए ये दिए जलाए जाएंगे जो इन दिनों इस एहतजाज के दौरान फौत हुए हैं। क्या कुछ किसान कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए ये मुख्तसर सी बात, ताकि आपको सरकार और किसान के बीच टकराव का अंदाजा लग सके। शामिल नहीं होंगे, सजाएंगे ट्रैक्टरों को, लाइट लगाएंगे, ध्वज को सलाम करेंगे और राष्ट्रीय ध्वज है, बहुत बड़ा त्योहार है, उसको बड़े प्यार के साथ किसान मनाएगा। कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, तिरंगा लेके सेलिब्रेशन करने दिल्ली में जाएंगे। ये हमारा निर्णय, हमने फैसला ले लिया। और मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं, जब किसान फैसला ले लेता तो भगवान के सामने भी अड़ जाता। सुप्रीम कोर्ट तो क्या करेगा उसमें? सुप्रीम कोर्ट, वैसे तो हम अपील करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट उसे रिजेक्ट करे उसे, लेकिन अगर 1% कहीं रोक भी लगी तो किसान जो है वो अपनी परेड करेगा। परिणाम जो हो वो सरकार जाने और वो प्रशासन जाने। हम हमेशा उनके साथ बैठ के इस पे बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर वो बाजिद हैं, हमको दिल्ली में नहीं घुसने देंगे तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। दिल्ली में तो हम जाएंगे, सेलिब्रेशन तो हमारा दिल्ली में ही होगा। धन्यवाद। ये 2 प्रोग्राम जो हमने ऑलरेडी दिए हैं, परमानेंट है, उसको बार बार याद कराइए अपने मीडिया के जरिए। वो एक है एनडीए और उसके पार्टनर्स को एक्सपोज करना पूरे देश में, क्योंकि उन्होंने ये कानून बनाए हैं। दूसरा है अडानी अंबानी विशेषकर और पूरे कारपोरेट जगत जो है उसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का पूरे देश और दुनिया में बाइकआउट करना। नहीं, वो कोई स्टैंड शामिल नहीं होंगे, सजाएंगे ट्रैक्टरों को, लाइट लगाएंगे, ध्वज को। कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया है। अब यानी जो अगले 23 से 26 तक आप देखेंगे क्या सरगर्मियां रहेंगी। पहले एक छोटा सा रिहर्सल होगा, उसके बाद दिल्ली की तरफ कूच कर दिया जाएगा। यह चीज अब इशफाक साफ हो गई है कि अब दिल्ली की सरहदों पर नहीं बल्कि दिल्ली के अंदर दाखिल होने की कोशिश किसान लीडरान की भी है। बड़े कई दिनों से इस तरीके की बातें हो रही थी और कल उन्होंने अपने मंसूबे को हतमी शक्ल दे दी है और साफ कर दिया है कि पुलिस या इंतजामिया ने अगर रोकने की कोशिश की तो हालात बेहतर नहीं होंगे। बढ़ते हैं जरा आगे, बात वैक्सीन की करते हैं, जिसको लेकर मुल्क भर के अंदर तरह तरह की बातें भी हो रही है और तरह तरह के सेंटर जो है वो बनाए गए हैं पूरे मुल्क के अंदर। और कल दूसरा दिन था कोरोना मुखालिफ वैक्सीन कारी का। दूसरे दिन भी कोरोना मुखालिफ टीकाकारी मुहिम जारी रही और बड़ी खबर कि पूरे मुल्क में वैक्सीन लगाने के बाद 450 के करीब लोगों ने शिकायत की हैं, जिनमें हेल्थ वर्कर्स को ही सबसे पहले वैक्सीन दी गई थी। 2,24,000 से ज्यादा हेल्थ वर्कर जिनको टीके लगाए गए पहले और दूसरे दिन फर्स्ट फेज के तहत, और चंद ऐसे वर्कर्स या चंद ऐसे हेल्थ वर्कर्स जिनको जुकाम,
सर्दी, बुखार या थकावट महसूस हुई, जो खुद वजारत सेहत की तरफ से इसका इंकिशाफ किया गया है। ये टीकाकारी मुहिम के बाद हुआ, लेकिन बेशतर मकामात पर यह देखा गया कि शुरुआती दौर में चंद मकामात पर शिकायतें जरूर मिली थी। ओवरऑल पूरे मुल्क के अंदर 2 दिनों तक जो मुहिम चली है, 2,24,000 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को जो टीके लगाए गए हैं। महकमा सेहत के मुताबिक, वजारत सेहत के मुताबिक कि मुल्क भर से 450 के करीब ऐसे लोग जिनकी शिकायतें मौसूल हुई, जहां पर जुकाम, सर्दी, बुखार, थकावट या हल्की थकावट की जो शिकायतें थी वो इंजेक्शन लगाने के बाद हेल्थ वर्कर्स की तरफ से दी गई। लेकिन ओवरऑल कैंपेन को पहले 2 दिनों के तहत कामयाब सरकार की तरफ से माना जा रहा है। कल दूसरा दिन था और 1,91,000 लोगों को जो है वो कल भी टीकाकारी का अमल जो है वो रखा गया था और कल मुख्तलिफ रियासतों के अंदर यह सिलसिला जो है वो जारी रखा गया और उसमें भी कुछ लोगों की तरफ से माइनर जो है कुछ केसेस सामने आए हैं, जिसमें यह कहा गया था कि थोड़ी बहुत एलर्जी हुई है या थोड़ा बहुत चक्कर जैसा लग रहा था, जिसके बाद उन्हें जो ऑलरेडी ऑब्जर्वेशन सेंटर्स बनाए गए हैं वहां पर रखकर 1-2 घंटों के अंदर अंदर वो स्टेबल हो गए और वापस चले गए हैं। तो इस तरीके से दूसरा दिन भी मुकम्मल हुआ है, आज तीसरा दिन है और आज इस दायरे को मजीद वसी करने की बात जो है वो पूरे मुल्क के अंदर हो रही है। और मुल्क के अंदर जिस तरीके से इस वैक्सीन कारी को सामने लाया जा रहा है, फिलहाल किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है, क्योंकि लगातार हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि अफवाहों का बाजार गर्म है कि यहाँ पर इतने लोगों की मौत हुई, यहाँ पर इतने लोगों की हालात ख़राब है, ये लोग जी आईसीयू में पहुँच गए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले ही इदारों की तरफ से, साइंटिस्ट की तरफ से यह कहा गया था कि जब आप वैक्सीन कारी का अमल करेंगे तो इसमें डू एंड डोंट्स की एक लिस्ट है। 40 दिन को आपको ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा और वो ऑब्जर्वेशन जो है वो लगातार चल रही है। ऑब्जर्वेशन मतलब आप अस्पताल के अंदर नहीं रहेंगे, आप घर में रहेंगे, लेकिन मॉनिटरिंग डॉक्टर्स आपको करते रहेंगे, वो आपसे पूछते रहेंगे। और फिलहाल जिन्होंने पहले दिन टीका लिया था, जिन्होंने पहले दिन इस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को किया था, वो जो हिस्सेदार बने थे वो अभी तक बिल्कुल भी ठीक है। और इस तरीके की जो खबरें आ रही है वो सरीहन गलत है और सोशल मीडिया पर गलत अफवाहों का बाजार बहुत ज़्यादा गर्म है। इसलिए जब इस मुहिम को आगे बढ़ाया जा रहा है तो बराह करम आप मुस्तनद खबरों पर ही एतबार करें और हवाई खबरों पर आगे ना बढ़े, क्योंकि जिस तरीके से आप पर फिर उसको आगे सर्कुलेट करते हैं तो मज़ीद उससे परेशानियां बढ़ती है। इसलिए बहुत एहतियात के साथ आप खबर देखें, एहतियात के साथ परखें खबर को, और जब हर तरफ से आपको ये मुतमईन हो कि खबर सही है तब जाकर किसी को आप वो खबर बताइए। फिलहाल जहाँ तक हम पूरे मुल्क की बात करें, माइनर इंसिडेंट्स यानी 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों पर जो ये वैक्सीन कारी का अमल किया गया, उसमें 200 के करीब लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ जिन्होंने शिकायतें की थी, रैशेज हुई थी, चक्कर आ रहे थे, वो बाद में स्टेबल हो गए और घर चले गए। तो इस तरीके से सूरत हाल जो है वो बन रही है। दिल्ली के अंदर भी कल 81 सेंटर्स के अंदर ये टीकाकारी का अमल जो है वो जारी रखा गया। ताहम दिल्ली से भी सिर्फ 4 लोगों ने शिकायतें दर्ज की, बाकी मानदा सारे लोग जो थे वो स्टेबल थे। इसलिए अफवाहों पर कान ना दे और इस मुहिम का भरपूर साथ दे, और जब आपकी बारी आए तो वॉलंटियरली सामने आकर आप टीकाकारी के अमल को आगे बढ़ाए। इधर जम्मू कश्मीर की जब हम बात कर रहे थे तो आज जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में इस प्रोग्राम को मजीद वुसअत दी जा रही है और माना जा रहा है कि चंद दिनों के अंदर अंदर अब ब्लॉक और फिर तहसील लेवल तक इसको लिया जाएगा, ताकि जगह जगह पर ये जो पहले फेज के तहत जिन लोगों को वैक्सीनेशन करना है, यानी जो फोरफ्रंट वर्कर्स हमारे हैं, उन्हें ये मुकम्मल किया जाए। और लगातार वज़ीर आज़म की सरबराही में जो कमेटी तश्कील दे दी गई है वो भी इस पर नज़र रख रही है। तो ये एक खबर है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और कांग्रेस ने कोरोना वैक्सीन की कीमत पर एक बार फिर सवाल उठाए हैं और कांग्रेस ने कोरोना वैक्सीन की कीमत और उसकी बरामद पर उठाए हैं सवाल। कल जो रंजीत सुरजेवाला है उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई सवाल जो है वो सरकार की तरफ से सरकार पर उठाए हैं और कहा कि अगर कंपनी की तरफ से 200 रुपये में एक डोज दिया जा रहा है तो क्यों 1000 रुपये में उसे बाजार में फरोख्त किया जाएगा और क्यों आम आदमी की जेबों पर डाका जनी सरकार कर रही है। यही अल्फाज उनकी तरफ से इस्तेमाल किए गए थे। और उसके साथ साथ ये भी उन्होंने कहा कि जब हम अपने मुल्क के अंदर अभी इस वैक्सीन कारी के अमल को आगे बढ़ा रहे हैं तो क्यों हम और किसी को दें जब तक हमारे पास आधी आबादी से ज़्यादा इसके मुस्तफीद ना हो। उस पर भी सवाल था। और तीसरी बड़ी बात जो थी वो ये थी कि जिस तरीके से इसको सियासी रंग दिया जा रहा है, दरअसल
सरकार जो मौजूदा निज़ाम चला रही है वो इसको अपने वोट बैंक के तौर पर लेना चाहती है, जबकि इससे पहले भी कई वैक्सीनों का वैक्सीन सामने आए हैं और उन वैक्सीन कार्यों को किया गया है, कामयाबी के साथ उन्हें अंजाम दिया गया है। लेकिन उस वक्त की हुकूमत, यानी सीधी सी बात वो कह रहे थे कि कांग्रेस ने उस पर सियासत नहीं की, लेकिन मौजूदा हुकूमत इस पर सियासत कर रही है। तो ये तो वैक्सीन की खबर थी जो हम आपको बता रहे थे, कोरोना वॉरियर्स के लिए जो अच्छी खबर भी है और सबके लिए जो अच्छी खबर है। लेकिन वुहान यानी चीन से खबर जो है वो बुरी है, क्योंकि वहां पर एक बार फिर सरकारी मीडिया के मुताबिक वायरस ने दस्तक दी है। और चीन से जो इस वक्त की खबर है वो ये है कि इस बार वायरस जो है वो आइसक्रीम पर देखा गया है। बिल्कुल, ये चीन का वही शहर है। 7 दिसंबर 2020 को, आपको याद होगा 2019 को बल्कि, जो पहला केस सामने आया था, उसी शहर के अंदर अब आइसक्रीम के खाने से भी कई लोग पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद सरकार की तरफ से बाज़ाब्ता बयान जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया कि आइसक्रीम पर पाबंदी आयद कर दी गई है। न सिर्फ वुहान के अंदर बल्कि इसके बाहर, इस हुदूद से बाहर भी जो आने वाले जितने कारोबारी, इस कारोबार से जुड़े लोग थे, उनको काम करने से रोका गया है। मुख्तलिफ अकसाम की जो आइसक्रीम थी उस पर रोक लगा दी गई है, पाबंदी लगा दी गई, क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर दोबारा कोविड ने दस्तक दे दी है। जहां पर पहले केसेस अभी कम करने की कोशिश हो रही थी, वहीं आइसक्रीम के खाने से मजीद लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की इतलात हुकूमत के सामने अब आई है। 29,000 कॉटन यानी वो डिब्बे जिनके अंदर आइसक्रीम रखी गई थी और मुख्तलिफ शहरों के अंदर बेच दी गई थी, उन्हें हुकूमती ऑर्डर के बाद वापस लाया गया है और लगातार इस पर नज़र भी बनाई जा रही है। इन्हें चीन से अच्छी खबर नहीं, पहले मांस मच्छी से ये मामला सामने आया था और अब खबर जो आ रही है वो आइसक्रीम की भी आ रही है। और चीनी मीडिया जो इस पर काफ़ी कम बोलते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने इस बात की वजाहत कर दी है कि कुछ मामला ऐसे हैं जिनकी निगरानी में अभी ये पूरा फैसला लिया गया है और यही वजह है कि ये सारा मामला जो सारी आइसक्रीम बाजार के अंदर फरोख्त की जा रही थी, इसको वापस उठाया गया है। तो ये तो बीच में हमने आपको ये खबर बताई कि चीन के अंदर क्या कुछ हो रहा है, लेकिन बात अब जरा अपनी रियासत जम्मू कश्मीर की भी करते हैं। मरकजी मामलत वाली रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर हर दिन कोई ना कोई बड़ी खबर होती है और सरमायाकारी को लेकर पिछले 1 महीने के दौरान तरह तरह की बातें जो है वो सामने आ रही है। सरकारी ज़राया से भी खबर आ रही है और अब सबसे बड़े अफसर या सबसे बड़े लीडर की तरफ से बयान सामने आया है और उस शख्स की तरफ से बयान सामने आया है जो इस वक्त ऑन द टॉप ऑफ द चेयर है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने सरमायाकारी को लेकर बयान दिया है और सरमायाकारी को लेकर जब उन्होंने बयान दिया तो उन्होंने कहा कि जब सरमायाकारी होगी तो ये सिर्फ रियासती सतह पर नहीं होगी, बल्कि इसका इंजेक्शन जो है वो ब्लॉक तक लगेगा ताकि दूर दराज इलाकों में रहने वाले नौजवानों को भी रोजगार के वसाइल मिल सके। और इस बीच लेफ्टिनेंट गवर्नर का बड़ा बयान कि दरअंदाजी और मिलिटेंसी में भी कमी वाक़ा हुई है सरकारी फैसलों के बाद, जहां पर अब डीडीसी इंतखाबात का पुरअमन इनेकाद भी हमारे लिए बड़ी कामयाबी है, इसका भी उन्होंने जिक्र किया। लेकिन बड़ी बात कि ज़मीनी सतह पर जब तामीर और तरक्की की बात हो रही है तो सनती इनकलाब लाने की जो सरकार की कोशिशें हैं वो सिर्फ ज़िलाई सतह तक, रियासती सतह पर नहीं बल्कि ब्लॉक लेवल तक आप देखेंगे कि इंडस्ट्रियलिस्ट का जो जम्मू कश्मीर के अंदर काम होगा वो असर दिखाएगा। और इस सिलसिले में लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुताबिक मुख्तलिफ मुल्क की सबसे बड़ी जो कारोबारी एजेंसियां हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं, जिसका नतीजा यह है कि सनतकारी में अब करोड़ों रुपए जम्मू कश्मीर के अंदर भी खर्च होंगे, जिसके लिए कई बड़े इदारे सामने आए, कई बड़ी कंपनियां सामने आई और इसका असर जमीनी सतह पर भी, पंचायतों तक, ब्लॉक सतह पर भी देखा जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर के बयान के मुताबिक। लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से जो बात सामने रखी गई है उसमें यह कहा गया कि जो गुज़श्ता दिनों इंडस्ट्री पॉलिसी सामने रखी गई जिसमें कहा गया कि 28,400 करोड़ रुपए का मंसूबा जो है वो सामने रखा गया और कहा गया कि सरमायाकारी होगी। ये सरमायाकारी ब्लॉक लेवल तक ली जाएगी और माइक्रो मैनेजमेंट किया जाएगा ताकि दूर दराज इलाकों के अंदर रहने वाले लोगों को रोजगार मिल सके। नंबर 1। नंबर 2, एक तो सरमायाकारी होती है जो मुल्क की सरमायाकारी होती है, मुल्क के अंदर जो सरमायाकार होते हैं वो आगे आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो बैरूनी मुल्क से बाहर से जो पैसा आता है, उस पर भी कल ये कहा गया कि एफडीआई इन्वेस्टर्स जो है वो काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर सरमायाकारी करने के हवाले से। पहली बार इस तरीके की बात आई है कि एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी बाहर से जो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आना चाहता है, मुल्क के बाहर से इंटरनेशनल फोरम पर वो आना चाहता है, तो ये माना जा रहा है कि बड़ी चीज़ें जो है वो क्लियर हो रही है
और एफडीआई जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर जो है वो इंटरेस्टेड है इन्वेस्ट करने के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर। कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने ये बयान जो है वो जारी किया है। अभी तक हम सिर्फ सोच रहे थे कि मुल्क के सरमायाकार जो है वो आएंगे, लेकिन कल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि नहीं जी, बैनुल-अक़वामी सतह पर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर सरमायाकारी करना चाहते हैं और इस सिलसिले में राहों को तलाश किया जा रहा है कि किस तरीके से इस अमल को जो है वो आगे बढ़ाया जा सकता है। और उसके साथ साथ कल उन्होंने साफ कर दिया कि जो स्पेशल पैकेज 1335 करोड़ रुपए का पहले ही इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया है, उसकी तकसीमकारी और दीगर मामलात के खदुखाल को फाइनल कर दिया गया है और वो भी शुरू हो गया है, जिससे फायदा मकामी सनतकारों को मिलेगा। तो नई पॉलिसी भी है और इन्वेस्टमेंट भी है। और अब इस बीच ये खबर है कि अब एफडीआई होने वाला है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हो रही है। और खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर इस मामले पर आगे बढ़ना चाहते हैं और वो ये सरमायाकारी यहाँ पर करना चाहते हैं। अब देखना होगा कि हुकूमत उनके लिए राहें कैसे आसान करेंगी। और कल ही मनोज सिन्हा ने कहा कि सरमायाकारों के लिए माहौल को साजगार बनाना और माहौल को पुरअमन बनाना उनकी अव्वलीन तरजीह में है और उनकी ज़ाती सिक्योरिटी, इमलाक की सिक्योरिटी भी रियासती इंतज़ामिया के ज़िम्मे है। इसलिए वो खुलकर सामने आए ताकि मज़ीद बेहतरी जो है वो की जा सके। तो फिलहाल जो खबर आ रही है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो फ्लिपकार्ट अमेज़न के साथ भी हो रहा है, जिसमें एक्सपोर्ट के लिए, यानी अभी हम इंपोर्ट की बातें करें, अब एक्सपोर्ट की बात भी आपको बता दें। एक्सपोर्ट होगा प्रोडक्ट हॉर्टिकल्चर हैंडीक्राफ्ट इन जम्मू कश्मीर, यानी सरकार जो है वो एमओयू करेगी फ्लिपकार्ट अमेज़न के साथ भी ताकि हॉर्टिकल्चर और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को फ़ायदा मिल सके। इस तरीके की बात भी जो है वो सामने आ रही है। और लगातार ये कहा जा रहा है कि टाटा और विप्रो ने पहले ही जम्मू कश्मीर के अंदर अपना काम शुरू कर दिया और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है उसमें वो अपना हिस्सा जो है वो ले रहे हैं। और लगातार उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि बड़ी इंडस्ट्रियों को लगाने के लिए भी वो लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इस खबर के साथ है कि मकामी सरमायाकारों के साथ साथ अब इंटरनेशनल लोग यानी गैर जो इंटरनेशनल लेवल पर सरमायाकारी करते हैं वो भी आएंगे और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर अब कोशिशों का आगाज किया गया है, राहें तलाश की जा रही हैं ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए जम्मू कश्मीर आ सके। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद ज़रा दो बड़े फैसले और हैं जो आपके सामने शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक फैसला था कि किसानों को लेकर, उससे क्या फ़ायदा किसानों को हुआ, इस पर गुफ्तगू करेंगे। और आपकी एक शिनाख्त है, वो शिनाख्त अब ख़त्म हो सकती है, क्यों वो ख़त्म हो सकती है, इस पर सवाल क्यों है, दोनों बातें हम आपको बताएंगे, लेकिन छोटे से तिजारती वक्फे के फौरन बाद।